तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आज की यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की ठिठुरती हुई एक खामोश रात, पुरानी हवेली की दीवारों से टकराती हुई पछतावे की सिसकियां और एक ऐसा दिल जो कभी घमंड से पत्थर था पर आज रेत की तरह बिखर चुका है। ये मंजर है जोया की तबाही का। कहते हैं जुल्म एक ऐसा कर्ज है जिसे मौत से पहले इसी दुनिया में अदा करना पड़ता है, और आज वही मकाफात ए अमल का आईना जोया को उसकी असलियत दिखा रहा है। जहां उसने दूसरों के आंगन में जो आग लगाई थी, आज उसी की लपटें उसके अपने वालिदैन के घर तक पहुंच गई हैं। तो चलिए घमंड और उसके अंजाम की ये दर्दनाक और सबक आमोज कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनके पास दौलत आती है तो वे झुक जाते हैं जैसे फलों से लदी टहनी, और दूसरे वे जिन्हें दौलत और खूबसूरती मिलती है तो वे अकड़ जाते हैं जैसे कोई सूखा हुआ पत्थर। जोया इसी दूसरी श्रेणी की लड़की थी। बचपन की सुनहरी लेकिन जहरीली जड़ें जोया शहर के सबसे बड़े उद्योगपति हाशिम सेठ की इकलौती बेटी थी। जोया के विलादत जन्म पर हाशिम सेठ ने खुशियां नहीं बल्कि अपना गुरूर मनाया था। बचपन से ही जोया ने ना लफ्ज नहीं सुना था। उसे वह हर चीज मिली जिसकी उसने जिद की, फिर चाहे वह कोई महंगा खिलौना हो या किसी की जज्बात का कत्ल। हाशिम सेठ का मानना था कि दुनिया सिर्फ ताकतवर और अमीर लोगों के लिए है, और यही जहर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेटी की रगों में उतार दिया था। जोया की खूबसूरती बेमिसाल थी, लेकिन उस आईने जैसी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वह मुलाजिमों नौकरों से ऐसे बात करती जैसे वे इंसान नहीं बल्कि बेजान मशीनें हों। उसे लगता था कि उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल के नीचे हर वो शख्स होना चाहिए जिसकी जेब उसकी जेब से छोटी है। फरहान, सादगी और नूर का प्रतीक दूसरी तरफ फरहान था, एक मध्यम वर्गीय लेकिन बेहद मुअज्जज सम्मानित घराने का चश्मा ओ चिराग। फरहान के अब्बू अब्दुल रहमान साहब एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उनका घर छोटा था, लेकिन उस घर की दीवारों से हमेशा दुआओं और हंसी की महक आती थी। फरहान की अम्मी, जिन्हें मोहल्ले भर में बड़ी अम्मी कहा जाता था, सादगी और ममता की मूरत थी। जब हाशिम सेठ ने फरहान को देखा तो उन्हें उसकी सादगी नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और शराफत भाई। उन्हें लगा कि एक शरीफ दामाद उनकी बिगड़ी हुई बेटी को संभाल लेगा, पर उन्हें क्या पता था कि जिस शेरनी को उन्होंने खुद पाला है वह किसी की शराफत का लिहाज करना नहीं जानती। निकाह का जश्न एक आतिशबाजी की तरह निकाह का दिन आया। जोया मेंशन को ऐसे सजाया गया था जैसे जमीन पर सितारे उतार दिए गए हों। करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए। जोया ने जो जोड़ा लहंगा पहना था उसकी कीमत में शायद शहर के 10 गरीब घरानों की जिंदगियां संवर सकती थी। उसके गले में पड़ा हीरों का हार उसकी आंखों के घमंड के आगे फीका लग रहा था। जब फरहान के वालिदैन माता पिता दुआएं देने के लिए जोया के करीब आए तो जोया ने अपने चेहरे पर चढ़ी सुनहरी चुनरी के पीछे से उन्हें तिरछी नजरों से देखा। बड़ी अम्मी ने कांपते हाथों से एक पुरानी चांदी की अंगूठी जो उनकी अपनी सास की निशानी थी जोया को देनी चाहिए। जोया ने उस अंगूठी को देखा और अपनी सास की सहेली की तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाया, कितना पुराना और बदरंग डिजाइन है। क्या ये लोग सच में समझते हैं कि मैं ये कबाड़ पहनूंगी? फरहान के अब्बू ने यह सुन लिया। उनके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उन्होंने इसे एक नया बचपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि जब यह लड़की उनके घर की चारदीवारी में आएगी तो वह उनके प्यार और संस्कारों से बदल जाएगी। विदा की बेला और बदलता मंजर रुखसती विदाई के समय जोया की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह अपने अब्बू के गले लगकर रोई नहीं बल्कि कान में धीरे से कहा, डैड, अगर मुझे वहां घुटन हुई तो मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। और हां, फरहान को याद दिला दीजिएगा कि वह अब आपकी कंपनी का पार्टनर है, मेरा गुलाम नहीं। हाशिम सेठ मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू जहां जाएगी वहां हुकूमत करेगी। तेरा अब्बू हमेशा तेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही जोया की महंगी कार फरहान के छोटे लेकिन साफ सुथरे घर की गली में दाखिल हुई, जोया ने खिड़की से बाहर देखा। धूल भरी सड़कें और पुराने मकान देखकर उसके चेहरे पर नफरत की लकीरें उभर आईं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक जालिम मलिका बनकर रहेगी।
उसे नहीं पता था कि मकाफात ए अमल कर्मों का चक्र अपनी चाल चलना शुरू कर चुका है। जो बीज वह आज बोने जा रही थी, उसकी फसल उसे अपनी ही अम्मी की आंखों में आंसुओं के रूप में देखनी पड़ेगी। फरहान की पुरानी सफेद कार जब तंग गलियों से गुजरती हुई उनके पुश्तैनी मकान के सामने रुकी तो जोया ने अपनी नाक पर कीमती रेशमी रुमाल रख लिया। बाहर धूल और सीलन की मिली जुली एक गंध थी जिसे जोया गरीबी की बू कहती थी। हम पहुंच गए जोया, फरहान ने बड़े उत्साह और प्यार से कहा। उसके स्वर में एक सुकून था, जैसे कोई मुसाफिर लंबी यात्रा के बाद अपनी पनाहगाह में लौटता है। जोया ने खिड़की का शीशा आधा नीचे किया और सामने खड़े 2 मंजिला मकान को देखा। मकान साफा सुथरा था, दीवारें चूने से पुती हुई थीं और मुख्य दरवाजे पर बरकत के लिए जिक्र ओ अजकार की तख्ती लटक रही थी। लेकिन जोया के लिए यह किसी पिंजरे से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, अब्बू ने मुझे कहां भेज दिया। यहां तो मेरा वॉक इन क्लोजेट कपड़ों का कमरा भी इससे बड़ा है। जैसे ही जोया ने कार से बाहर कदम रखा, मोहल्ले की औरतों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया। बड़ी अम्मी फरहान की मां हाथ में खैरो बरकत की दुआएं और सदके का थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान। आ जा मेरी बच्ची, अल्लाह इस घर में तेरे कदम मुबारक करे। बड़ी अम्मी ने आगे बढ़कर जोया की नजर उतारनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ जोया के सिर के करीब लाया, जोया झटके से पीछे हट गई। प्लीज ये धुआं और ये राख मेरे चेहरे पर मत उड़ाइए, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मुझे इन पुरानी दकियानुसी रस्मों से एलर्जी है। जोया की आवाज में एक ऐसी धार थी जिसने खचाखच भरी गली में सन्नाटा पैदा कर दिया। बड़ी अम्मी का हाथ हवा में ही रुक गया। पास खड़ी औरतों ने एक दूसरे की ओर देखा। फरहान ने बात संभालते हुए कहा, अम्मी वो जोया थक गई है, चलिए अंदर चलते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही जोया ने फर्श को ऐसे देखा जैसे वह किसी नापाक जगह पर खड़ी हो। बड़ी अम्मी ने प्यार से जोया का कंधा पकड़ना चाहा ताकि उसे अंदर ले जा सके। सुनिए, जोया ने रुककर बड़ी अम्मी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे छुआ मत कीजिए। मुझे बचपन से ही दूसरों का लम्स स्पर्श पसंद नहीं है, खासकर तब जब किसी के हाथों से मसालों की महक आ रही हो। बड़ी अम्मी के दिल पर जैसे किसी ने नेजा मार दिया हो। वे रसोई में सुबह से जोया के लिए पकवान बना रही थीं, इसलिए उनके हाथों में हल्दी और इलायची की हल्की सी खुशबू थी। उन्होंने धीरे से अपने हाथ अपनी चादर के पीछे छिपा लिए। उनके चेहरे की वह मुस्कान जो घंटों की इबादत जैसी मेहनत के बाद आई थी, पल भर में गायब हो गई। फरहान जोया को ऊपर के कमरे में ले गया। कमरे को ताजे गुलाबों और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। कमरे में एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी का पलंग था जिस पर सफेद मखमली चादर बिछी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जोया ने अपना भारी दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंक दिया। फरहान, क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि मैं इस छोटे से डिब्बे जैसे कमरे में रहूंगी? यहां तो ठीक से हवा भी नहीं आती। और ये बेड, ये तो म्यूजियम में होना चाहिए था। फरहान ने उसे समझाने की कोशिश की। जोया, ये कमरा मेरे अब्बू ने खास तौर पर तैयार करवाया है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से नया पेंट और ये फर्नीचर लिया है ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। कमी? जोया खिलखिलाकर हंसी, लेकिन उस हंसी में जहर था। फरहान, तुम्हारे अब्बू की जमा पूंजी मेरे एक दिन के शॉपिंग बिल के बराबर भी नहीं होगी। और देखो इस वॉशरूम को, यहां तो बाथटब भी नहीं है। मैं कल ही अब्बू को फोन करके कहूंगी कि यहां नया इंटीरियर डिजाइनर भेजे। मैं इस कबाड़खाने में ऐसे नहीं रह सकती। फरहान चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी शरीक ए हयात की बात सुने या अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करे। उस रात फरहान की आंखों से नींद गायब थी और जोया के दिल से रहम। अगली सुबह फज्र की अजान के साथ ही घर में हलचल शुरू हो गई। बड़ी अम्मी ने सोचा कि नई बहू के लिए खुद नाश्ता बनाएंगी। उन्होंने बड़े चाव से मीठा हलवा और पूरी तैयार की। जब जोया नीचे आई तो उसने डाइनिंग टेबल पर बिछी पुरानी मेजपोश को देखा। ये क्या है, इतना तेल वाला खाना? क्या आप चाहती हैं कि मैं पहली ही सुबह बीमार पड़ जाऊं? अब्बू ससुर ने प्यार से कहा, बेटा, ये हमारे घर की रीत है। नई बहू के लिए पहली सुबह कुछ मीठा बनता है, थोड़ा सा चख लो।
जोया ने चम्मच उठाया और उसे थाली में पटक दिया। टन्नन की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मुझे ये रीतियां नहीं समझ आती। आज के बाद मेरा नाश्ता मेरे कमरे में आएगा और उसमें सिर्फ फल और ओट्स होंगे। और हाँ, फरहान से कह दीजिएगा कि कल से रसोई का निजाम मैं देखूंगी। मुझे नहीं लगता कि यहां सफाई का ख्याल रखा जाता है। अब्बू और अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जिस बहू को वे घर की बरकत और नूर समझकर लाए थे, वह असल में उनके घर की शांति को निगलने वाला एक ग्रहण है। वक्त बीतने के साथ घर की फिजाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। वह घर जहां कभी सुकून की अजहानें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ जोया की चीखें और हुक्म सुनाई देते थे। जोया ने धीरे धीरे घर के हर कोने पर अपना कब्जा कर लिया था। जुल्म की शुरुआत तब हुई जब एक रात जोया ने फरहान से साफ कह दिया कि उसे अब्बू की खांसी से चिढ़ होती है। फरहान, तुम्हारे वालिद सारी रात खांसते रहते हैं, मेरी नींद हराम हो जाती है। या तो तुम उन्हें इस घर के पीछे वाले स्टोर रूम में मुंतकिल शिफ्ट करो, या फिर मैं अपने डैड के घर जा रही हूं। जोया ने अपना महंगा गाउन पहनते हुए लापरवाही से कहा। फरहान की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी शरीक हयात को रोक सके। अगले ही दिन उन बूढ़े वालिदैन को उनके हवादार कमरे से निकालकर घर के उस हिस्से में भेज दिया गया जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी। वह स्टोर रूम सीलन से भरा था, जहां पुरानी लकड़ियां और धूल का अंबार था। बड़ी अम्मी ने जब अपना सामान समेटा तो उनकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि उनकी ममता का खून बह रहा था। अब्बू ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं नेक बखत, अल्लाह जिस हाल में रखे हमें शुक्र करना चाहिए। जोया ने रसोई का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। अब घर में खाना तो बनता, लेकिन उन बूढ़े अम्मी अब्बू के लिए वह सिर्फ बचा खुचा रह गया था। जोया खुद ताजा और गर्म खाना खाती, लेकिन बड़ी अम्मी को रात की बासी और सूखी रोटियां दी जाती। एक बार बड़ी अम्मी ने हिम्मत करके थोड़ा सा दूध मांग लिया, क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। जोया ने दूध का पतीला मेज पर पटका और बोली, यहां कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है। अगर दूध चाहिए तो घर के काम में हाथ बंटाना शुरू कीजिए। बैठी बैठी रोटियां तोड़ने वालों को सिर्फ पानी मिलना चाहिए। बड़ी अम्मी ने नीची नजरों से चुपचाप दूध का गिलास उठाया और अपनी कोठरी की ओर चल दी। उनकी आंखों का पानी अब सूख चुका था, अब सिर्फ पत्थर जैसा दर्द बाकी था। जुल्म की इंतहा तब हुई जब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। जोया ने घर के नौकर को निकाल दिया ताकि पैसे बचा सके, और वह सारा काम अपनी सासू मां के कंधों पर डाल दिया। आज से घर के सारे भारी कपड़े और फर्श की सफाई आप करेंगी। जोया ने घर के सारे भारी कपड़े जो गार ने हुक्म दिया। एक सुबह जब पारा 4 डिग्री था, जोया ने बड़ी अम्मी को मजबूर किया कि वे आंगन का फर्श ठंडे पानी से धोएं। बड़ी अम्मी के हाथों में गठिया आर्थराइटिस का दर्द था। उनकी उंगलियां सूजकर नीली पड़ गई थी। वे कांपते हाथों से बाल्टी उठा रही थी। तभी जोया वहां अपनी गर्म कॉफी का मग लिए आई और तंज कसते हुए बोली, थोड़ा फुर्ती से हाथ चलाइए, ऐसा न हो कि आपकी सुस्ती की वजह से मेरे कालीन खराब हो जाए। और याद रहे, अगर एक भी धब्बा दिखा तो आज का नाश्ता भी भूल जाइएगा। बड़ी अम्मी का पैर फिसल गया और वे ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। जोया ने उन्हें उठाने के बजाय जोर से ठहाका लगाया और अंदर चली गई। अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उन्हें हर महीने दवाइयों की जरूरत होती थी। जब फरहान ने दवा के लिए पैसे मांगे तो जोया ने अलमारी की चाबी अपनी मुट्ठी में भींच ली। फरहान, इन बुजुर्गों पर पैसा खर्च करना कुएं में फेंकने जैसा है। इन्हें दवा की नहीं, अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। मेरे पास अपने ब्यूटी पार्लर के बिल भरने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और तुम्हें इनके सिरप की पड़ी है। फरहान बेबस था। वह अपनी पत्नी के घमंड और अपने वालिद की सांसों के बीच पिस रहा था। उसने चुपके से अपनी घड़ी बेचकर दवा लाने की कोशिश की, लेकिन जब जोया को पता चला तो उसने घर में वह तूफान खड़ा किया कि अब्बू ने खुद ही दवा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे अब मौत ही सुकून देगी। तू मेरे लिए अपनी गृहस्थी मत उजाड़। जोया को लग रहा था कि वह जीत रही है। उसने उन 2 इंसानों को तोड़ दिया था जिन्होंने इस घर को बनाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। ऊपर वाला सब देख रहा था। एक एक ठंडी रोटी,
एक एक आंसू और वह कांपता हुआ हाथ जो फर्श साफ कर रहा था। फरहान, जो कभी अपने मोहल्ले में अपनी शराफत और बहादुरी के लिए जाना जाता था, आज अपने ही घर में एक बेजान साये की तरह घूमता था। लोग समझते थे कि फरहान बड़े घर का दामाद बनकर खुश है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी रूह हर रोज किस्तों में खुदकुशी कर रही थी। फरहान की लाचारी की सबसे बड़ी वजह वह एहसान था जो जोया के अब्बू हाशिम सेठ ने उस पर किया था। फरहान का छोटा सा कारोबार जो डूबने की कगार पर था, उसे हाशिम सेठ ने भारी सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करके बचाया था। जोया हर छोटी बहस में उसे याद दिलाती, फरहान याद रखना, आज तुम जिस ऑफिस में बैठते हो और जिस कार में चलते हो वो मेरे डैड की दी हुई खैरात है। अगर मैंने एक बार फोन कर दिया तो तुम और तुम्हारे ये बूढ़े वालिदैन सड़क पर कटोरा लेकर खड़े हो जाओगे। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह वह जंजीर थी जिसने फरहान की जबान को ताला लगा दिया था। वह जब भी अपने अम्मी अब्बू के हक में बोलना चाहता, उसे अपने वालिद की दवाइयों के बिल और घर की छत याद आ जाती। उसे लगता कि अगर उसने मुंह खोला तो शायद वह अपने बूढ़े अब्बू को अस्पताल की जगह फुटपाथ पर ले जाएगा। फरहान अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुका रहता ताकि उसे घर के जुल्म न देखने पड़े, लेकिन जब वह घर आता तो उसका पहला रास्ता उस स्टोर रूम की तरफ जाता जहां उसके वालिदैन कैद थे। रात के 2 बज रहे थे। फरहान दबे पांव स्टोर रूम के पास पहुंचा। उसने देखा कि खिड़की से आने वाली ठंडी हवा के बीच उसके अब्बू टाट की बोरी ओढ़े कांप रहे हैं और अम्मी उनके पैर दबा रही हैं। फरहान की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अंदर गया और अपनी महंगी जैकेट उतारकर अब्बू के पैरों पर डाल दी। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुज़दिल हूं। फरहान फफक कर रो पड़ा। बड़ी अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं मेरे बच्चे, तू बुज़दिल नहीं है, तू तो अपनी गृहस्थी बचा रहा है। तू हमारी फिक्र मत कर, हम तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं। बस तू खुश रह, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी की यह ममता फरहान के दिल में खंजर की तरह उतर गई। उसे महसूस हुआ कि उसके वालिदैन उसे बचाने के लिए खुद को जलील होने दे रहे हैं। जोया ने फरहान की इज्जत को सबके सामने नीलाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक बार घर में जोया के अमीर दोस्त आए हुए थे। जोया ने फरहान को सबके सामने बुलाया और कहा, फरहान, जरा देखो मेरे सैंडल पर कुछ दाग लग गया है, इसे साफ कर दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फरहान के दोस्त भी वहां मौजूद थे। फरहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जोया की आंखों में वह धमकी साफ थी। डैड का बिजनेस याद है ना? फरहान ने झुककर रुमाल से जोया का सैंडल साफ किया। उस पल उसे लगा कि जोया ने सिर्फ उसका सैंडल साफ नहीं करवाया, बल्कि उसकी मर्दानगी और आत्मसम्मान का गला घोंट दिया है। जोया का जुल्म अब एक नए मोड़ पर था। उसने फरहान से कहा, फरहान, मुझे अब इन बूढ़ों का चेहरा इस घर में नहीं चाहिए। मैंने शहर के बाहर एक ओल्ड एज होम दारुल अमान देख लिया है। कल सुबह तुम इन्हें वहां छोड़ आओगे, अगर नहीं तो मेरा वकील तलाक के कागजात लेकर तैयार है। फरहान के पैरों तले जमीन निकल गई। वह सारी रात जागता रहा। एक तरफ वे वालिदैन थे जिन्होंने उसे चलना सिखाया, और दूसरी तरफ वह शरीक अहयात थी जिसके हाथ में उसके मुस्तकबिल भविष्य की चाबियां थी। वह बेबस था, वह लाचार था, वह दुनिया का सबसे अमीर दामाद होने के बावजूद सबसे गरीब बेटा था। जोया अक्सर अपने मैके फोन करती थी, लेकिन वह फोन अपनी अम्मी या अब्बू का हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भाभी मरियम को यह बताने के लिए करती थी कि वह अपने ससुराल में कितनी पावरफुल है। मरियम, जो जोया के इकलौते भाई आदिल की पत्नी थी, स्वभाव में जोया जैसी ही थी, महत्वाकांक्षी और अहंकारी। एक दोपहर जोया सोफे पर आराम से लेटी हुई थी, जबकि पास ही उसकी सास बड़ी अम्मी फर्श साफ कर रही थी। जोया ने मरियम को फोन लगाया। भाभी, कैसी हैं आप? मजे में? जोया ने हंसते हुए पूछा। मरियम ने दूसरी तरफ से ठंडी आह भरी। क्या खाक मजे में जोया, तुम्हारे अब्बू और अम्मी हर बात में रोक टोक करते हैं। कल ही अम्मी कह रही थी कि मैं इतनी देर से क्यों सोकर उठती हूं। जोया ने अपनी सास की तरफ हिकारत से देखा और फोन पर फुसफुसाते हुए बोली, भाभी, आप अभी तक दबकर रह रही हैं। मेरी बात मानिए, इन बुजुर्गों को जितना सिर चढ़ाओगी ये उतना ही नाचेंगे।
मैंने तो अपनी सासू माँ को घर की कामवाली बना दिया है और ससुर जी को स्टोर रूम में डाल दिया है। जब तक आप हाथ में हंटर नहीं लेंगी, इस घर पर आपकी हुकूमत नहीं होगी। मरियम ने ध्यान से सुना। उसने पूछा, पर जोया, आदिल क्या कहेगा? और अब्बू के पास तो सारी प्रॉपर्टी है। जोया खिलखिलाकर हंसी, अरे भाभी, आदिल भाई को अपनी मुट्ठी में कीजिए, और अब्बू तो अपनी इकलौती बहू के नखरों के आगे झुक ही जाएंगे। बस एक बार उन्हें उनकी औकात दिखा दीजिए, फिर देखिए कैसे कोनों में दुबक कर बैठते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। जोया रोज मरियम को नए नए तरीके सिखाती। भाभी, उनके खाने का बर्तन अलग कर दीजिए, अब्बू को उनकी दवाइयों के लिए तरसाइए, तभी उन्हें आपकी अहमियत समझ आएगी। अगर अम्मी ज्यादा बोले तो उन्हें धमकी दीजिए कि आप घर छोड़कर चली जाएंगी। मरियम ने जोया की हर बात को पत्थर की लकीर मान लिया। उसने जोया को अपना गुरु बना लिया था। जोया को इस बात का गर्व था कि वह न सिर्फ अपने ससुराल में राज्य कर रही है, बल्कि अपने मैके की सत्ता भी अपनी भाभी के जरिए कंट्रोल कर रही है। उधर जोया के मैके हाशिम सेठ के घर में मंजर बदलने लगा था। हाशिम सेठ, जो कभी पूरे शहर के बेताज बादशाह थे, अब अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगे थे। मरियम ने जोया के सिखाए हर पैंतरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हाशिम सेठ की पसंदीदा चाय बंद कर दी गई। जोया की अम्मी को मुलाजिमों नौकरों के सामने अपमानित किया जाने लगा। आदिल, जोया का भाई, अपनी बीवी के हुस्न और बातों के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपने वालिदैन के आंसू दिखाई देना बंद हो गए। जोया को लगता था कि वह मरियम की मदद कर रही है, जबकि हकीकत में वह उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर रही थी जो एक दिन उसी के वालिदैन की गर्दन पर चलने वाली थी। एक रात जोया गहरी नींद में थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके भाई आदिल का नाम चमक रहा था। जोया ने चिढ़कर फोन उठाया। भाई, इतनी रात को क्या है? मैं सो रही हूं। दूसरी तरफ से आदिल की आवाज नहीं, बल्कि उसकी अम्मी की सिसकियां सुनाई दी। जोया बेटा, बचा ले हमें। मरियम ने तेरे अब्बू को, उन्हें बाहर निकाल दिया है। जोया की नींद उड़ गई। उसकी अम्मी की आवाज में वह दर्द था जो उसने कभी अपनी सास की आवाज में सुना था। अम्मी, क्या कह रही हो? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो उन्हें समझाती थी कि। जोया की जबान लड़खड़ा गई। उसे याद आया कि उसने क्या समझाया था। अम्मी ने रोते हुए कहा, बेटा, मरियम कहती है कि उसने ये सब तुझसे ही सीखा है। वो कहती है कि जब हाशिम सेठ की बेटी अपने ससुराल वालों को स्टोर रूम में रख सकती है, तो हाशिम सेठ की बहू उन्हें फुटपाथ पर क्यों नहीं रख सकती? जोया, तेरे अब्बू को बहुत तेज अस्थमा का दौरा पड़ा है और मरियम ने उनकी दवा की बोतल नाली में फेंक दी है, ठीक वैसे ही जैसे तूने अपने ससुर की फेंकी थी। जोया के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसके कानों में अपनी ही कही हुई बातें गूंजने लगी। दवा पर पैसा बर्बाद मत कीजिए, इन्हें कोने में डाल दीजिए। जोया बदहवास होकर अपनी कार की तरफ भागी। उसकी आंखों के सामने धुंध थी और कानों में सिर्फ अपनी अम्मी की सिसकियां गूंज रही थी। रास्ते भर वह पागलों की तरह कार चलाती रही। हर रेड लाइट उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट लग रही थी। उसे रह रहकर अपने अब्बू ससुर का चेहरा याद आ रहा था, जिन्हें उसने उसी कड़ाके की ठंड में स्टोर रूम में धकेला था। उसे अपनी सास बड़ी अम्मी के वे सूजे हुए हाथ याद आ रहे थे, जिनसे वह जबरदस्ती फर्श साफ करवाती थी। वह मन ही मन अल्लाह से भीख मांग रही थी, या अल्लाह, मेरे अब्बू को बचा लेना, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस उन्हें कुछ न हो। जब जोया हाशिम मेंशन के आलीशान गेट पर पहुंची तो वहां का मंजर बदला हुआ था। कभी फूलों से महकने वाला बगीचा आज सूख चुका था। गेट पर वह पुराना वफादार दरबान नहीं था। घर की बाहरी दीवारों का पेंट पपड़ी बनकर उतर रहा था। जोया जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसे रसोई की तरफ से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह भागकर वहां पहुंची और जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी अपनी राजकुमारी जैसी अम्मी, जो कभी रेशम से कम के कपड़े नहीं पहनती थी, आज एक फटी हुई सूती साड़ी में रसोई के गंदे फर्श पर बैठी बर्तन मांज रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। मम्मा! जोया चीख पड़ी।
अम्मी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में अब चमक नहीं, सिर्फ एक अंतहीन दर्द था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से जोया को छूना चाहा, पर फिर डरकर पीछे हट गए। बेटा, मरियम देख लेगी, तू चली जा, वरना वो तुझे भी मारेगी। कहाँ है अब्बू? जोया ने दहाड़ते हुए पूछा। अम्मी ने रोते हुए घर के पिछले हिस्से के उसी पुराने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया जिसे जोया ने कभी कबाड़खाना कहकर नजरअंदाज किया था। जोया दौड़कर वहां पहुंची। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने झटके से कुंडी खोली। अंदर का मंजर देखकर जोया के कलेजे के टुकड़े हो गए। उसके बादशाह जैसे वालिद हाशिम सेठ एक पुरानी बोरी पर लेटे हुए थे। कमरा सीलन से भरा था और वहां एक छोटी सी खिड़की टूटी हुई थी, जहां से बर्फीली हवा सीधे उनके सीने पर लग रही थी। हाशिम सेठ का चेहरा नीला पड़ चुका था। वे अपनी छाती पकड़कर हवा के एक एक कतरे के लिए तड़प रहे थे। अब्बू, मैं आ गई हूं, देखिए मैं आ गई। जोया उनके पैरों में गिर गई। हाशिम सेठ ने अपनी धुंधली आंखों से जोया को देखा। उनके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। वे सिर्फ अपनी दवा की मेज की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी पीछे से जोर से तालियां बजने की आवाज आई। जोया ने पलटकर देखा। मरियम भाभी दरवाजे पर हाथ में कॉफी का मग लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही जालिम मुस्कान थी जो कभी जोया के चेहरे की पहचान थी। अरे जोया, कितनी जल्दी आ गई तुम, मरियम ने तंज कसते हुए कहा। मरियम, ये क्या पागलपन है? मेरे अब्बू को दवा दो, वे मर रहे हैं, जोया चिल्लाई। मरियम धीरे से चलकर हाशिम सेठ के करीब आई। उसने अपने कोट की जेब से एक नया इनहेलर निकाला। हाशिम सेठ की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। जोया ने झपटकर दवा लेनी चाही, पर मरियम ने उसे पीछे धकेल दिया। मरियम ने वह इनहेलर जमीन पर रखा। उसने जोया की आंखों में आंखें डालकर कहा, जोया, तुम्हें याद है पिछले महीने तुमने मुझे वीडियो कॉल किया था और दिखाया था कि तुमने अपने ससुर का इनहेलर कैसे कुचला था। तुमने कहा था, बुढ़ापे में सांस लेने का इतना शौक क्यों है? मरियम ने अपने ऊंची एडी के सैंडल को इनहेलर पर रखा और कच-कच की आवाज के साथ उसे पूरी तरह पीस दिया। दवा की वह शीशी चूर चूर हो गई। नहीं, जोया की चीख आसमान को चीर गई। मरियम ने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारी ही सिखाई हुई तालीम है जोया। जो तुमने अपनी सांस को दिया, वो मैं तुम्हारी अम्मी को दे रही हूं। जो तुमने अपने ससुर के साथ किया, वो मैं तुम्हारे बाप के साथ कर रही हूं। शुक्र करो कि मैंने अभी तक इन्हें दारुल अमान ओल्ड एज होम नहीं भेजा, जिसकी सलाह तुमने फरहान को दी थी। जोया ने अपने वालिद का सिर अपनी गोद में लिया। हाशिम सेठ ने एक आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक पछतावा था, अपनी बेटी को सही अखलाकर और संस्कार न दे पाने का पछतावा। उन्होंने एक लंबी कष्टदायक सांस खींची और जोया के हाथ को धीरे से दबाया। अगले ही पल उनका हाथ बेजान होकर जमीन पर गिर गया। हाशिम सेठ अब इस दुनिया में नहीं थे। जोया वहीं पत्थर बनकर रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अब्बू की रूह निकलते समय उसे कह रही हो, बेटा, आज मेरा वजूद नहीं मिटा, आज तेरा घमंड मर गया है। जोया की अम्मी वहीं कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मरियम ने कॉफी की चुस्की ली और लापरवाही से बाहर चली गई। जोया ने अपने वालिद के बेजान जिस्म को देखा। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि उसके हर जुल्म का हिसाब है। उसे अपने ससुर की वह खांसी, अपनी सास के वे फटे हुए हाथ और फरहान की वह बेबसी याद आने लगी। उसने जमीन की मिट्टी उठाई और अपने सिर पर डाल ली। उसे समझ आ गया था कि दौलत, खूबसूरती और ताकत सिर्फ रेत के घरौंदे हैं। इंसान दूसरों के आंगन में जो आग लगाता है, उसका धुआं एक न एक दिन उसके अपने ही फेफड़ों का दम घोंट देता है। हाशिम सेठ के इंतकाल के बाद जोया अपनी अम्मी को लेकर वापस अपने ससुराल पहुंची, लेकिन इस बार वह जोया मेंशन की मालकिन बनकर नहीं, बल्कि एक गुनहगार बनकर आई थी। वह सीधे उस स्टोर रूम की तरफ गई जहां उसने अपने अब्बू ससुर को रखा था। उसने दरवाजा खोला और उनके पैरों में गिर गई। वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से उनके पैर भीग गए। अब्बू, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह ने मुझे मेरे जुल्म की सजा दे दी है। बड़ी अम्मी, जिनका दिल आज भी ममता से भरा था,
उन्होंने जोया को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। बस अब दुआ कर कि तेरी अम्मी की जहनी हालत ठीक हो जाए। जोया की अम्मी सदमे के कारण अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वे अब घर के कोनों में दुबक कर बैठती थी और किसी के भी आने पर हाथ जोड़कर कहती थी, मुझे मत मारो बहू, मैं फर्श साफ कर दूंगी। जोया के लिए यह उसकी मौत से भी बड़ी सजा थी। उसने अपनी अम्मी की वह हालत देखी जो उसने अपनी सास की बनाई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अब अपने सासू माँ और ससुर की खिदमत में वक्फ समर्पित कर दी। जुल्म एक ऐसा कर्ज है जिसे मौत से पहले इसी दुनिया में अदा करना पड़ता है। इंसान का घमंड एक आईना है जिसमें एक न एक दिन उसे अपना असली और डरावना चेहरा जरूर दिखता है।